नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमने पिछले 2 क्लासों से स्टार्ट किया है, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज, जिसमें मैं आपको जो है पूरी लक्ष्मीकांत जो है बुक बहुत आसान तरीके से कंप्लीट करा रहा हूं। और लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है पॉलिटी की मेरे दोस्तों, जो यूपीएससी में हर साल जो है जिसके जब सवाल पॉलिटी के आते हैं तो सीधा सीधा जो है यूपीएससी की पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत, उसमें जो है काफी हद तक चीजें मैच कर जाती हैं। देखिए, ये तो गारंटी नहीं है कि हर साल पेपर जो है लक्ष्मीकांत के ही बेसिस पे आएगा, बट हमेशा से जो पास्ट ट्रेंड एनालिसिस हम देखते आ रहे हैं 2013 से, वो हमेशा जो है यही देख मिलते आ रहा है कि 70 to 80% पॉलिटी के क्वेश्चन जितने भी हैं वो जो है लक्ष्मीकांत से ही उठ के आ रहे हैं। तो जैसा हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ है। पहले स्टार्टिंग से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चार्टर्स एक्ट आना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हम धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे पहुंचे थे। फिर उसके बाद जो है हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को हमने खत्म किया था पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, और ये हमारा लक्ष्मीकांत का दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके फीचर्स क्या है, तो हमें एक बेसिक आइडिया यहां से मिलेगा। जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें पूरा पता चलेगा, हमारे दिमाग में पूरी स्टोरी बनी रहेगी कि जो है कैसे हमें क्वेश्चंस आते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे कैसे फीचर्स हैं। और ये लेक्चर आपके लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये बेसिकली एक काइंड ऑफ समरी है पूरे लक्ष्मीकांत की। और अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा। तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपको एक चीज जो पढ़नी है पहले, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डायनेमिक डॉक्यूमेंट। ये चीज हमेशा एक बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, हमेशा हम लोग यूपीएससी में जब भी मेंस के आंसर लिखते हैं तो 2 चीज हमेशा लिखनी होती है जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पिछले जितने भी कुरीतियां थी, उससे हम ऊपर उठ के जो है हमने अपना नया संविधान जब 1950 में बनाया था, तो वो चीजों को हमने दिमाग में रखते हुए कि जैसे हमारे देश में अनटचेबिलिटी नाम की एक कुरीति थी, उसको खत्म करने के लिए हमने ऐसे बहुत चीजें थी जिनको हमने जो है अपने संविधान में से जो है इसके अगेंस्ट में लॉज बनाए। और यही बात हमारे जो है सेलिएंट फीचर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन की बनती है। इसके बाद जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया, लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट कैसा है? लिविंग डॉक्यूमेंट दोस्तों, इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब पहले टाइम पे 1949 26 नवंबर में इनैक्ट माने पास हुआ था, तो बना था बेसिकली, तो उसमें जो है हमारे 395 आर्टिकल्स थे, और आज के टाइम पे हमारे जो है 470 प्लस आर्टिकल्स हैं अप्रॉक्स। तो ये चीजें बढ़ती घटती कैसे जाती हैं, ये हमारे टाइम के नीड्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को जो है देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। ये कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि एक बार जो बना दिया गया वही चीजें जो है अभी भी चली आती रहेगी। विद टाइम जो हमारी सोसाइटी की नीड्स होगी, हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को इंश्योर किया था। हमें आर्टिकल 368 में ये अमेंडेबिलिटी की पावर दी थी पार्लियामेंट को, कि वो जो है हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। और इसी से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला फीचर है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको जो है इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा दोस्तों, तो कुछ लोगों के मन में जो है ये आ सकता है कि क्या पता है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, सिर्फ 7 आर्टिकल है, 7।
सिर्फ 7 आर्टिकल्स है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में ड्राफ्ट हुई थी उसमें 395 आर्टिकल्स थे और आज प्रेजेंटली हमारे पास 470 आर्टिकल्स हैं। तो जो है आपको इससे अंदाजा हो सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना वॉल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन है। और आर्टिकल्स के साथ इसमें 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रीजन होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कियर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना। जो है इसको हम क्या छोटे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इसको हम खत्म कर सकते थे जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया था। बट मैं आपको इसकी जो हमारी बल्कीनेस है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके मैं आपको 4 रीजंस ऐसे बताऊंगा जो आपको खुद रियलाइज होगा कि नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बल्कियर होने का जो है इसका रीजन सही रीजन है। तो इसका जो पहला रीजन है वो है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ अ कंट्री। हमारा कंट्री जो है बहुत वास्ट कंट्री है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। हमारा 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूड जाता है, 68 से 97 डिग्री ईस्ट तक जो है लॉन्गिट्यूड जाता है। तो ये तो बेसिकली एक ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है हमारा बहुत वास्ट कंट्री है। और उस वास्ट कंट्री में डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। हर लोगों की नीड्स को कैटर कर पाना, चाहे वो कोई ट्राइबल हो, चाहे वो कोई बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे कोई माइनॉरिटी हो, चाहे कोई मेजॉरिटी हो, चाहे वुमेन्स हो, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, सबकी नीड्स को, हर डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, हर रीजन के अपने अलग कल्चर है और सबको कैटर कर पाना एक सिंगल बुक में। आप खुद सोचिए कि कितना इट वुड हैव बीन सो मच डिफिकल्ट फॉर आवर फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन to draft a constitution in a single book, and this was the reason why our constitution was so bulkier. The second reason is the historical factor. जब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने जो है बहुत ज्यादा फीचर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। और यही रीजन है कि हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्लूप्रिंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें से हमने काफी फीचर्स लिए हैं। और ये हमारा सेकेंड रीजन बनता है। जो थर्ड रीजन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट है फॉर बोथ द स्टेट्स एंड द सेंटर। ऐसा नहीं है कि हमने फेडरल के लिए अलग रखा है और जो है सेंटर के लिए अलग रखा है, ऐसा नहीं। हमारा सिंगल डॉक्यूमेंट, सिंगल लॉ है जो पूरी ज्योग्राफी में, पूरी इंडिया की कंट्री में पूरा सेम लॉज, सेम रूल्स चलता है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। चौथा जो रीजन बताया जाता है कि हमारा जो उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बेसिकली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो प्रीडोमिनेटली बहुत ज्यादा डोमिनेटेड थी। वो जो है लॉयर्स से, लॉयर्स लोग बहुत ज्यादा बैठे थे। और लॉयर्स लोगों का लिखने का एक तरीका होता है, वो लोग जो है कोई चीज को इतने जो है बारीकियों से समझते हैं, बारीकियों से लिखते हैं कि उसमें जो है आज नहीं, इवन 10, 20, 50, 100 साल बाद भी जो है उसमें कोई त्रुटि ना रहे, उसमें कोई गलतियां ना रहे। और इसीलिए आप देखते होंगे कभी भी कि जो भी जुडिशियल का जो है जजमेंट आता है बेसिकली, तो जजमेंट तो हमें न्यूज चैनलों पे 2-4 लाइनों में सुना दिया जाता है, बट जब हम उस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करते हैं तो 400-400, 600-600 पेजों की वो डॉक्यूमेंट्स होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जो लीगल लैंग्वेज होती है वो इतनी ज्यादा जो है टफ भी होती है, उसको इजी बनाने के लिए उसमें एक एक पॉइंट को कि जो है एकदम क्लियर करने के लिए वो इस तरीके से लिखी जाती है। और उसी का रीजन है कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब लॉयर्स से इतना ज्यादा प्रीडोमिनेट कर रहा था, उस चक्कर में जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ज्यादा जो है बल्कियर बना। दोस्तों अब हम अपने सेकंड फीचर पे आते हैं, वो की फीचर है बोरोड फीचर। इसके लिए जो है हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्यों ना हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, क्यों हम बोरो कर रहे हैं। तो अंबेडकर ने कहा कि जो है बेसिकली
कि हम कोई चीज गलत चीज नहीं बोरो कर रहे हैं। जो पूरे दुनिया की जो कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनके जितने गुड गुड फीचर्स हैं जो हमारे कंट्री में भी यूजफुल हो सकते हैं, हम उन फीचर्स को ले रहे हैं। और ये किसी भी तरीके से गलत तरीके चीजें नहीं है किसी भी कंट्री की, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है उनकी कंट्री में। ये सब चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी फीचर्स जो उनकी कंट्री में चल रही है, वो हेंस प्रूव्ड है कि वो उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनके पॉपुलेशन को, वो नीड्स को कैटर कर रही है। और इसी चक्कर में डॉक्टर अंबेडकर ने एक वर्ड यूज किया था, रैंसैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप अपने मेंस के आंसर में ये वर्ड आप यूज करेंगे तो आपको जो है एक एज मिलेगा, रेदर देन यूजिंग द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप आंसर में मेंस में लिखेंगे रैंसैकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको जो आंसर रीडर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको लगेगा कि आपने डेप्थ में पढ़ाई की है इस चीज में। तो हम थोड़ी चीजें देखते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल फीचर्स थी बेसिकली, वो हमने उस टाइम पे यूके से लिया था। जैसे हो गया हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स जो है बेसिकली आपको एक डाउट क्रिएट कर सकता है कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट द रिट्स, और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमने जो है यूएसए से लिया है, तो रिट्स भी क्या पता यूएसए से लिया हो, बट हमारा जो रिट सिस्टम है इसको हमने यूके से अडॉप्ट किया था। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में गलती करती, तो मैं इस पे आपको जो है फोकस आपका लेकर आना चाहूंगा। उसके बाद यूएस से, जैसा मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। पहले क्या होता था कि कोई भी चीजें ऐसी होती थी जो गवर्नमेंट बनाती थी, कोई एक्ट, तो उसको शेड्यूल 9 में डाल देती थी, तो वो इम्यून हो जाता था। बट आफ्टर द लैंडमार्क जजमेंट इन द केशवानंद भारती केस 1973, सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर किया कि एनीथिंग, कोई भी चीज ऐसी बनती है, कोई भी लॉस, कोई भी एक्ट्स बनते हैं, तो उस पे हमारा जो है उसको ऑब्जर्व करने का, उसको जजमेंट देने का हमारे पास पूरा अधिकार है। और यही चीज बेसिकली जुडिशियल रिव्यू बताता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 61 है। उसके बाद हमने आयरलैंड से डीपीएसपी लिया था, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये भी हमने बेसिकली जो है आयरलैंड से लिया था। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये ब्लूप्रिंट ऑफ आ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे हमने बहुत फीचर्स लिए थे उस टाइम पे। बेसिकली साइमन कमीशन के बाद 1927 में 29 में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स आई थी, उसके बाद एक बहुत बल्कियर डॉक्यूमेंट बनाया गया था, और वो डॉक्यूमेंट बहुत पेजेस का था। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वहीं से आया था बेसिकली। तो वहां से हमने फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। फिर उसके बाद हमारी कुछ चीजें थी जो हमने दूसरी कंट्री से और भी ली थी, जैसे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, इसको हमने यूएसएसआर जो बेसिकली रशिया है, ऑस्ट्रेलिया जो है कॉन्करेंट लिस्ट हमने ली थी। हमारा जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें से जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो बेसिकली हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, और जर्मनी से हमने लिया था कि इमरजेंसी सस्पेंशन ऑफ राइट्स लिया था, और कनाडा से हमने क्वाज़ाई फेडरल लिया था। बेसिकली जो हमारी कंट्री है, हमारा जो इंडिया है, ये क्वाज़ाई फेडरल कंट्री है, इट्स नॉट अ फेडरल कंट्री लाइक अमेरिका। इसको मैं आगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्वाज़ाई फेडरल जो है। और रेसिड्यूरी पावर जो है सेंटर्स के पास जाती है। रेसिड्यूरी पावर्स ऐसी होती है, सपोज कोई हमारी जो लिस्ट बनी है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो हमारी कोई ऐसी लिस्ट है, चीजें हो गई जो ना यूनियन के पास है, यूनियन लिस्ट में है, ना जो स्टेट लिस्ट में है, तो वो जो है कॉन्करेंट लिस्ट में जाती है, और वो उसका जो अधिकार होता है, उस पर जो रूल्स बनाने का पावर होती है, वो बेसिकली सेंटर के पास होती है। तो ये जो हमारा रैंसैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और जब भी आप मेंस का आंसर लिखें तो रेदर देन यूजिंग द वर्ड बोरोड, आप इस टर्म का यूज करेंगे, तो ये आपको एक एज देगा एग्जाम में। उसके बाद हम आगे आते हैं, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी थी, इसमें जो पहला पेज है वो प्रीएम्बल है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ये हमारी बुक है, तो ये बुक जो है
इसमें आप जब खोलेंगे तो इसका जो पहला पेज होगा ना वो इंडेक्स का पेज होगा, और उसके बाद जो है पूरी बुक में जो जो चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है चीजें पढ़ाई गई होंगी। तो ये लिखने का जो तरीका होता है इसको दो वे में लिखा जा सकता है कि या तो पहले इंडेक्स लिखा जाए और फिर उसके बाद जो है सारी बुक्स के सारे चैप्टर्स के नाम और उस हिसाब से उसके सारी चीजें पढ़ाई जाए, एक्सप्लेनेशन सब लिखा रहे, या फिर क्या है कि हम पूरी बुक को लिख दें, उसके बाद जो हमें एसेंस समझ में आता है वो हम उठा के इंडेक्स में लिख दें। ये दो तरीके हैं। जो पहला तरीका मैंने बताया ये यूएसए गवर्नमेंट ने किया था कि यूएसए ने पहले अपना प्रीएम्बल लिखा, उसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी। हमने क्या किया, हमने पहले अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, उसके बाद जो हमको जो है उसकी फीचर्स समझ में आए, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि विच वाज नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, वो चीजें हमने उठा के जो है अपने प्रीएम्बल में ऐड कर दी। तो हमारा जो प्रीएम्बल लिखने का तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। और प्रीएम्बल जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको एक चीज बताऊंगा कि हमारा सोर्स ऑफ पावर जो है हमने उसको लोगों से लिया है। वहीं पहली लाइन ही स्टार्ट होती है प्रीएम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा नेचर ऑफ स्टेट, हम कैसा अपने देश को देना चाहते थे लोगों को, ये चीज जो है हमारी प्रीएम्बल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। और इसमें 5 चीजें लिखी गई थी। एक था पहला सोवरेन, जो इसमें यहां पे लिखा हुआ है बेसिकली, हाँ सोवरेन जो है हमारी कंट्री जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। हम भले हम कॉमनवेल्थ साइन किए हुए हैं, हम यूएन साइन किए हुए हैं, हम G20 के पार्ट हैं, हम G7 के पार्ट हैं, बट कोई भी एक्सटर्नल कंट्री या एक्सटर्नल फोर्स हम पे प्रेशर नहीं बना सकती कि हमको इस वे में एक्ट करना है। हमारे पास खुद की सोवरेनिटी है, हमारे देश के पास खुद की संप्रभुता है, हम उस तरीके से जो है अपने आप को एक्ट कर सकते हैं। और हम किसी भी एक्सटर्नल, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल इश्यू हो या कुछ भी हो, या इंडस वाटर ट्रीटी भी हो, ये हम खुद से डिसीजन लेते हैं रैदर देन हम किसी और कंट्री को इन्वॉल्व करने की बजाय। उसके बाद जो है हमारा दूसरा फीचर था सोशलिस्ट फीचर। सोशलिस्ट फीचर जो है बेसिकली 2 टाइप के थे उस टाइम पे, एक था मार्क्सिस्ट फीचर और एक था गांधीयन फीचर। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, मार्क्सिस्ट और गांधीयन। बेसिकली हम गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में पहले पढ़ देते हैं। गांधीयन फीचर जो था वो ट्रस्टीशिप थ्योरी पे डिपेंड करता था, वो ट्रस्टीशिप थ्योरी को ही बात करता था। और कहीं ना कहीं हमारी जो सोशलिस्ट फीचर है वो नेहरूवियन सोशलिस्ट से भी इंस्पायर होती है। बट जहां तक मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था वो एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात करता था, वो एक रिवॉल्यूशन की बात करता था। उसका बेसिकली कहना था कि वैसा सोशलिज्म चाहिए कि जो स्टेट्स की जितनी भी चीजें हैं, ये सब जो भी रिसोर्सेज हैं, ये सारे जो है स्टेट को बिलोंग करते हैं, और स्टेट जो है बेसिकली इसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे अपने तरीके से। गांधी जी का थोड़ा सा अलग इसमें जो है विचार था। गांधी जी कहते थे कि रिसोर्सेज जो है ठीक है स्टेट को बिलोंग करती है, बट स्टेट को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस अपॉर्चुनिटी के सहारे जो है लोग उस रिसोर्सेज को ले पाएंगे। तो ये दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस था। उसके बाद हम सेकुलर स्टेट पे आते हैं, और हमारा जो कंट्री था बेसिकली, ये हमारा जो सेकुलर वर्ड है प्रीएम्बल में, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में हमने जो ये वर्ड सेकुलर डाला था। और हमारे जो वर्ड सेकुलर है ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करता है। इसका मतलब ये है कि हम एक डिस्टेंट प्रिंसिपल मेंटेन करके रखते हैं सारी रिलीजन से। हम सारी रिलीजन को इक्वल वे में देखते हैं, हम किसी को स्पेशल फेवर नहीं करते और किसी भी रिलीजन को जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। उसके बाद जो हमारा कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसमें भी हमने कोई और जो है बेसिकली हमने कोई कंट्री का मतलब कोई रिलीजन को नहीं एसोसिएट किया है। जैसे आप बाकी कंट्रीज को देखेंगे, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गई, तो उन्होंने अपने कंट्री के नेम में ही जो है अपने रिलीजन को एसोसिएट कर दिया है। हमारे देश में, इंडिया में ऐसा बेसिकली नहीं है। हम सर्वधर्म संभव कि उसके पे चलते हैं और हम सारे धर्मों को एक समान देखते हैं, और ये चीज हमारा बेसिकली सेकुलर फीचर बताता है। अब हो गया डेमोक्रेटिक, जो हमारा चौथा फीचर था। डेमोक्रेटिक फीचर जो है बच्चों ये होता है कि
हमारे पास एक तरीका है, जैसे हमने सपोज एक गवर्नमेंट चुनी, वो पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, उसको हम 5 इयर्स का एक टर्म बेसिकली देंगे। अब सपोज वो गवर्नमेंट जो है आगे चल के मनमानी करने लगी, हम वो नहीं काम कर रही बेसिकली, तो हमारे पास जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है कि 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा और हम उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा डेमोक्रेटिक फीचर है। रिपब्लिक फीचर जो हमारा फिफ्थ है, ये हमारा जो है हेड ऑफ द स्टेट जो है हमारा इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि ब्रिटेन में एक मोनार्ची सिस्टम चलती है और उसके अकॉर्डिंग जो है हेड ऑफ द स्टेट हमेशा एक फैमिली से ही बिलोंग करेगा। और एक इसमें और भी है कि जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पब्लिक ऑफिस जो होते हैं ऑफिस इज ओपन फॉर ऑल। तो ये चीज जो है एक रिपब्लिक का फीचर है और मैं चाहता हूं कि इसको आप नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन के आती है। तो आप इसको जो है, मैं साइड हो जा रहा हूं और आप इसको नोट कर लीजिए। होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की कहानी समझते हैं दोस्तों। अब हमारे पास जो है एक और क्वेश्चन अराइज हुआ, जब हम आजाद हुए तो हमसे ये पूछा गया कि आपको जो है बेसिकली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली अमेरिका में चलती है। उसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में, और जो वहां का जो इलेक्टेड हेड होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। बट हमारी जो उस टाइम के फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे, उन्होंने सोचा कि यार हम किसी एक आदमी में, किसी एग्जीक्यूटिव को हम इतना पावर नहीं देना चाहते। उसका एक रीजन ये था, और दूसरा रीजन ये था कि हम बहुत साल से लाइक वी वर कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो हम 1600 से अप्रॉक्स हम जो है ब्रिटेन की कॉलोनी लगभग बनी गए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट मिला, लाइसेंस मिला था इंडिया आने का, और 1608 में वो आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसके बाद जो है बेसिकली तो वहां से हम काफी साल से जो एक ब्रिटेन सिस्टम को हम फॉलो कर रहे थे, जो उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम था। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा कि इस सिस्टम से हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं बेसिकली, तो हम क्यों ना जो है इसी सिस्टम को फॉलो करें। और इसमें क्या होता है, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। ये मैं आपको लिख लेता हूं, ये आप जो है cooperation and coordination between executive and legislative, ये जो है बेसिकली पार्लियामेंट सिस्टम को जो है दर्शाता है। अब ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है बेसिकली ऐसा है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गई या बेसिकली जो हमारा स्टेट में असेंबली इलेक्शंस हो गए, इसमें हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली एमपी सेंटर में और स्टेट में हम अपना जो है एक एमएलए जो है चुनते हैं। तो लोग जो होते हैं बेसिकली जो पीपल होते हैं वो लेजिस्लेटिव अपने चुनते हैं, एमपी और एमएलए। अब ये एमपी और एमएलए आपस में जाके जो है अपने एग्जीक्यूटिव चुनते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया या चीफ मिनिस्टर हो गया। तो ये बेसिकली ऐसा होता है इनका, और ये जो है अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को। जो है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो है बेसिकली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ये चीज जो है आप यहाँ पे देखिए आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में ये बात कही गई है। उसके बाद जो है ये लोग बेसिकली पीपल्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि इन लोगों ने जो है अपने काम को 5 साल नहीं किया और ये तो भाई सोच लिए कि हम तो जो है मस्त 5 साल के लिए अब बन गए, तो सबसे बेसिकली लोगों के पास, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो पूरा सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो हमारे इंडियन पीपल, जो हमारे लोग हैं, उनको दिया गया है कि आपके पास पूरी पावर है, आप 5 साल बाद इनको फिर से हटा सकते हैं।
तो इसके जो कुछ फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म के, ये मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको थोड़ा सा एग्जाम में लिख सकते हैं। बेसिकली जो है कि हमारा एक नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं, और एक रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और जो कि बोथ इलेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा मोनार्ची सिस्टम नहीं है जैसे ब्रिटेन में है। उसके बाद हमारी मेजॉरिटी पार्टी रूल होती है, जिसके पास ज्यादा वोट्स होते हैं, जिसके पास ज्यादा सीट्स होता है, बेसिकली वो जो है अपनी सरकार बनाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। और मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, और अगर कोई मिनिस्टर जो है एमपी या एमएलए नहीं बना है तो उसको 6 मंथ्स के अंदर जो है अपनी सीट को अचीव करना होता है, चाहे वो एमपी बने चाहे वो एमएलए बने। वेदर वो जैसे मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन में, जैसे हम बात करें आपको समझाने के लिए इजी वे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो वो प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, बट वो लोकसभा के थ्रू नहीं गए थे, कि वो लोकसभा से वो इलेक्ट होके नहीं गए थे। तो अब जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उनके पास ये था कि उनको 6 महीने के अंदर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो वो राज्यसभा से नॉमिनेट हो, राज्यसभा से इलेक्ट होकर गए बेसिकली। तो ये सिस्टम रहता है कि इसमें बस यही कहना चाहिए कि मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। आपको जो है लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स जो है आप याद कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है विद इन 6 मंथ्स। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, 5 साल बाद जो है लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और नए इलेक्शंस होते हैं। और ये इसमें यही लिखा है कि अनलाइक द यूके द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन एंड इंडिया हैज इलेक्टेड हेड। इंडिया का जो हेड है, वो जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड हेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। और इस पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन, ये मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा जब सोवरेनिटी की पार्लियामेंट और जुडिशरी की बात आएगी। तो इसके मैं आगे की स्लाइड में इसमें मैं आपको और क्लियर वे में इस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके फेडरल के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट मतलब एक जो है सेंटर में होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट आपकी स्टेट में होनी चाहिए। और फिर डिवीजन ऑफ पावर, जैसे हमारा शेड्यूल 7 में जो है दे रखा है, 3 लिस्ट बनी हुई है बेसिकली, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पे सेंटर रूल बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट रूल बनाएगा, और जिसपे कुछ नहीं कहीं लिखा होगा वो बेसिकली आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, और रेसिड्यूरी पावर जो है बेसिकली सेंटर के पास है हमारे देश में। तो ये चीज जो है डिवीजन ऑफ पावर्स बताता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक जो है आपको टर्म जो है याद करना पड़ेगा, ये मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यहां लिख देते हैं, इसको आप समझिए, आसान है, इसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली ये है क्या, जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्रिटेन का गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये बहुत इजीली जो है चेंज हो जाता है, इसमें जो है दिक्कत नहीं होती। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका बेसिकली यूके का। अब ये फ्लेक्सिबल और रिजिड आप किस बेसिस पे कह रहे हो, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ऐसा होता है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करने का जो रूल है हमारे अंडर आर्टिकल 368 में है ये रूल। अब इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के जो है 2 प्रोसेस होते हैं, या तो जो है मेजॉरिटी रूल से जो है 2/3 मेजॉरिटी से सेंटर अपने पार्लियामेंट अपने आप कर ले, और कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको अमेंड करने के लिए आपको स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ी, मतलब वहां पे स्टेट भी इन्वॉल्व होते हैं। और जहां पे स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे मतलब वहां पे वो आपके फेडरल फीचर को इफेक्ट कर रहा होगा, तभी जाके वहां स्टेट इन्वॉल्व होंगे, और स्टेट को जो है
सिंपल मेजॉरिटी से 50% ऑफ स्टेट को जो है रेटिफाई करना पड़ेगा वो चीज, तभी जाके आप उस चीज को अमेंड कर पाएंगे। ये बेसिकली आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि जहां पे सेंटर और प्लस आपको स्टेट की भी जरूरत पड़ रही है अमेंडमेंट करने की। और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है कि पार्लियामेंट आसानी से अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आपके समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर से एक बार जो है आपको दोहरा देता हूं कि क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फीचर होता है कि जिसको अमेंड करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों की जरूरत पड़े, और फ्लेक्सिबल जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर अपने मन से कर ले। तब इंडिया के जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बाद एक सवाल गया कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो उनने कहा कि हम जो है हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि इसको टोटली रिजिड बना दें, और या तो ये भी नहीं कर सकते कि टोटली फ्लेक्सिबल बना दें। तो इसका उन्होंने मध्यम मार्ग चुना और बीच में एक चीज रखी कि हमारे कुछ ऐसे फीचर्स होंगे, ऐसी चीजें होंगी जो कि बहुत रिजिड वे होगा उसको अमेंड करने का, उसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ेगी, और कुछ ऐसी होगी जो चीजें वो जो है बेसिकली सेंटर या पार्लियामेंट अपने तरीके से खुद से निपटा लेगी, वो आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये हम आगे पढ़ेंगे, और बाइकैमरलिज्म जैसे समझ लीजिए इसको लोकसभा और राज्यसभा। इसके फिर उसके बाद और भी कुछ फीचर्स होते हैं जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ऑफिस सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो ये बेसिकली जो है आपके फेडरल फीचर्स के फीचर्स हैं। अब आते हैं हम यूनिटरी बाइस, यूनिटरी टिल्ट जो है कि हमारा जो मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, क्यों उसे क्वाजाई फेडरल बोला गया। केसी बेयरे जो थे एक ब्रिटेन के कमेंटेटर थे पार्लियामेंट के, उन्होंने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजाई फेडरल बोला था। तो ये क्यों बोला था, बेसिकली हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें स्टेट्स के पास भी बराबर रूल होता है और सेंटर के पास भी रूल पावर होती है, बेसिकली रूल के पावर होती है स्टेट और सेंटर के पास बटी बटी। बट इसमें हमारे यहाँ क्या है कि हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर है। इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि जब आपने सुना होगा जब हमारे यहाँ इमरजेंसी होती है, पार्ट 18 में हमारे इमरजेंसी की बात की गई है जिसमें हम 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आगे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीज जो है आप उस टाइम पे देखेंगे कि सेंटर जो है स्टेट पे भी लॉज बना सकता है, तो सेंटर के पास जो है यूनियन के पास जो है बहुत स्ट्रांग पावर आ जाती है। उसके बाद जो है यूनिटरी का बेसिकली ये होता है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में क्या बेसिकली डुअल सिटीजनशिप होती है, यू आर सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑल्सो, यू आर सिटीजन ऑफ द अमेरिका ऑल्सो। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312 टॉक्स अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसा मैंने बताया। इस स्लाइड को आप देख लीजिए एक बार, इसमें अगर जो है आपको कोई भी चीज डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में उसको जो है कवर कराऊंगा। तो आप इसको देखिए और हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि केसी बेयरे थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाज़ाई फेडरल बोला था, और ग्रैनबेले ऑस्टिन थे जिन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था। अब आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या है कि ऐसे कुछ अधिकार, हम मौलिक अधिकार हमारे देश के लोगों को दिया गया है जो कि बेसिकली ऐसा है कि जो जस्टिसेबल राइट्स है, जिसके अगेंस्ट में जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और ये आर्टिकल्स जो होते हैं बेसिकली कौन से राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी हो गया, आर्टिकल 14 से 18 तक बात करता है। फिर राइट टू फ्रीडम हो गया, आर्टिकल 19 से 22। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, जैसे बिगारी सिस्टम नहीं करा सकते आप, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते अंडर आर्टिकल
अंडर द एज ऑफ 14 आप किसी को इंडस्ट्रीज में किसी बच्चे को नहीं रख सकते। तो ये सब बेसिकली जो है जो आपके राइट्स हैं ये आपके आर्टिकल 23 और 24 में। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बेसिकली आपको 25 to 28, इसमें हम प्रैक्टिस, प्रोपेगेट और प्रोफेस ऑफ एनी रिलीजन, और फिर किसी अगर हम रिलीजन इंस्टीट्यूशन किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो उसमें रिलीजन नॉलेज इम्पार्ट होगी कि नहीं होगी, किसी रिलीजन के हमें अगेंस्ट में हमें टैक्स देना है कि नहीं। तो ये सब बेसिकली आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बताता है। फिर कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है आर्टिकल 29 और 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब कि सपोज आपको सारी फंडामेंटल राइट्स तो मिल गई, बट अगर आप उसको जो है एनफोर्स ही नहीं करा पा रहे हो, उसको आप अगेंस्ट उसके आपके वॉयलेशन के आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में नहीं जा पा रहे हो, तो फिर ऐसे राइट्स का फायदा ही क्या हो गया। क्योंकि डीपीएसपी हमारी जो है नॉट एनफोर्सिएबल राइट्स है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। बट हमारे जो फंडामेंटल कुछ राइट्स ऐसे हैं, जैसे आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, और लाइफ ऐसी नहीं एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। तो ऐसे बेसिकली बहुत सारे राइट्स की बात हुई फंडामेंटल राइट्स में, जो कि हमें जो है पावर देती कि ये हमारी एनफोर्सिएबल राइट्स है, और इसके अगेंस्ट हम स्टेट के अगेंस्ट बेसिकली अगर स्टेट इस राइट्स को वायलेट करता है तो हम जो है इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ये पावर हमें आर्टिकल 32 देता है। बट क्या ये राइट्स जो है सैक्रोसेंट राइट्स हैं? नहीं, ये राइट्स जो है चेंज कर सकते हैं, अमेंडेबल राइट्स हैं, और पार्लियामेंट के पास जो है पूरी पावर है इन राइट्स को अमेंड करने की। बट इसको हम बेसिक फीचर जो है उसको नहीं हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको जो है जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको और डिटेल बाय डिटेल समझाऊंगा। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट मतलब समझ लीजिए आपका चैप्टर है, और इससे हर साल समझ लीजिए एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, चाहे वो यूपीएससी के प्री एग्जाम में और मेंस में या तो आ सकता है, बट आपका पक्का एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। और इसमें एक चीज और है कि फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड भी हो सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बट उसमें एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि नहीं सस्पेंड किए जा सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड में डीपीएसपी की बात करते हैं। अब बेसिकली जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत चीजें ऐसी थी कि जिसको जो है हमें अपने देश के लोगों को देना था। अब बट क्या था कि यार न्यू बॉर्न स्टेट था हमारा, और हमारे पास फाइनेंशियल क्रंचेस थे, क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत लूटा था भाई, बहुत भयंकर वे में। वो जो सोने की चिड़िया को उन्होंने एकदम ही मतलब लूट डाला था, हमारा कोहिनूर डायमंड और बाकी बहुत चीज है। हमने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ा है हमारा, तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, तो उसमें हम ये सब चीजें बहुत देखे कि पढ़े कि हमारा किस हिसाब से ब्रिटेन ने लूटा। तो हमारे पास फाइनेंशियल कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी, और नए नए देश में समझ लीजिए कि उस टाइम पे इतनी ज्यादा जो है हम राइट्स नहीं दे सकते थे। तो हमारे जो उस समय फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने कहा यार आज तो हम ये सब चीजें नहीं दे सकते, बट हमारे लोगों को पता तो होनी चाहिए कि ऐसे कुछ राइट्स हैं, जैसे मैटरनिटी रिलीफ हो गई, एजुकेशन की राइट्स हो गई, 6 to 14 हो गया, फिर नेचुरल एनवायरनमेंट की राइट हो गई, फिर प्रोटेक्शन ऑफ काउ आर्टिकल 48 जो है, फिर सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आर्टिकल 15। ये सब हम जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो मैं आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल विद केस लॉज ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उस टाइम पे आपको इतनी मजा आने वाली है क्योंकि आप ये चीज देखेंगे कि किस तरीके से हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है या इवन पास्ट में भी जो गवर्नमेंट रही थी इसको एनफोर्सिएबल तो नहीं कर पा रहे, इसको कह तो नहीं पा रहे कि आप इसको आपके पास हम इसको पूरा राइट दे रहे हैं, बट किस तरीके से एक एक फीचर्स को जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। और यही चीज जो है एक गवर्नेंस सिस्टम का बेसिकली जो डीपीएसपी है वो नींव बनती है कि कोई भी गवर्नेंस की आपकी पॉलिसीज होंगी उसमें जो है डीपीएसपी एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। और इवन इन द मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत अच्छे से इस बात को कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक बेडरॉक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें ये नहीं हम कह सकते कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर है और डीपीएसपी नीचे, या डीपीएसपी ऊपर है फंडामेंटल राइट्स नीचे, ऐसा कुछ नहीं, दोनों बहुत नेसेसरी हैं। तो ये बेसिकली हमारा बहुत यूनिक फीचर है कि हमारा एनफोर्सिएबल तो नहीं है ये चीजें,
हैं, इसके अगेंस्ट में कोर्ट में तो नहीं जा सकते, बट अगर हमें ये सब चीजें नहीं मिलती हैं तो जब 5 साल बाद जो है आप इलेक्शन होता है तो दूसरी गवर्नमेंट, जो दूसरी पार्टी जो रन कर रही है, वो ये चीज कह सकती है कि आपको गवर्नेंस सिस्टम में ये चीजें हमको इन्होंने नहीं दी है और हम आएंगे सरकार में तो हम आपको ये चीजें देंगे। तो ये सब चीजें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है डीपीएसपी उस हिसाब से। और डीपीएसपी हमने बेसिकली आयरिश गवर्नमेंट से लिया था, जो इन रिटर्न जो है उसने स्पेनिश गवर्नमेंट से लिया था। तो आगे की कहानी यहाँ पे हम आगे और बढ़ते हैं, और ये चीज जो अगला फीचर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप खुद सोचिए कि कोई ऐसा देश हो जिसमें बेसिकली सिर्फ राइट्स ही राइट्स हो, जो कि हम हर चीज जो है स्टेट्स पे डिपेंड हो रहे हैं कि स्टेट हमको ये दे और सब कुछ हमारे लिए करे और हम देश के लिए कुछ ना करें, तो क्या वो देश काफी दिन तक चल पाएगा? एक मजबूत संविधान जो है बनाना इस बहुत जरूरी है, क्योंकि मजबूत संविधान ही मजबूत देश बनाता है। पर उस मजबूत संविधान में कुछ ऐसे फीचर भी होने चाहिए ना, आप हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको जो है स्टेट ही सब कुछ दे, आपको भी तो अपने कंट्री को कुछ देना पड़ेगा। और ये बहुत यूनिक फीचर जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है, किसी ने भी, बहुत कम ही कंट्री जिन्होंने अडॉप्ट किया था, वो था फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली हमने यूएसएसआर या रशिया बेसिकली आप कह सकते हैं, जो आर्टिकल 51A में जो है हमने अडॉप्ट की है। और इसमें बेसिकली 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इट केम आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी, ये बेसिकली मैंने लिखा है। और इसमें जो 10 आर्टिकल्स थे, 10 ड्यूटीज थी, जो बेसिकली वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आई थी, और जो 11 थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आई थी, जिसमें हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं 6 to 14 ईयर्स की एज के लोगों की। तो ये हमारा जो मैंने आपको साफ साफ मेंशन किया इसमें, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये, और ये बेसिकली नॉट जस्टिसेबल राइट है। बेसिकली ये तो भाई आपको खुद ही करना है, ड्यूटीज करनी, तो ये नॉन जस्टिसेबल ही हो सका, ये कोई जस्टिसेबल तो नहीं जाएगा। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ा रहा था, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेसिकली यूएसए का जुडिशरी होती है। वहां पे क्या होता है, फेडरल लॉज को जो है फेडरल कोर्ट देखता है और स्टेट लॉज को स्टेट कोर्ट्स देखता है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बट लॉज और रूल्स जो हैं वो पूरी कंट्री के लिए, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट, वो सेम लॉज पे ही जो है अपना जजमेंट देती है। तो इस बेसिस पे हमारा जो है ये एक फीचर है इंटीग्रेटेड जुडिशरी का। और इसमें हम इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड कैसे करते हैं? हम जो जजेस के टेन्योर रहते हैं उसको हम सिक्योरिटी देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस 65 ईयर्स तक रह सकते हैं और हाई कोर्ट में 62। उसके बाद जो है फिक्स सर्विस कंडीशंस होती हैं, और एक्सपेंसेस जो चार्ज होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। इस पे जो है डिस्कशन नहीं होता, इस पे वोट नहीं होता बेसिकली। उसके बाद जो है हमारी जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होती है, और ये बेसिकली हमारे आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है, जो कि एक डीपीएसपी का पार्ट है। अब हम जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पार्लियामेंट को पावर दिया जाए या कि जुडिशरी को पावर दिया जाए। तो जब ये फाउंडिंग फादर्स के पास ये क्वेश्चन गया तो उन्होंने कहा कि जो है बेसिकली हम इसको ऐसा करते हैं कि हम एक, क्योंकि यूके में क्या है कि वहां की पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, और यूएसए में क्या है कि वहां की जुडिशरी के पास बहुत पावर है। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि हम इसको भी मध्य मार्ग में ले चलेंगे। हम कोई भी रूल्स, कोई भी एक्ट जो है हमारी पार्लियामेंट बना सकती है, बट उस चीज को रिव्यू जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू कहता है उसके अंडर जो है वो आता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट उस पे जो है रिव्यू कर सकती है, और अगर उसको लगता है कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम इसको जो है नल एंड वॉइड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। और यही चीज बेसिकली इसमें साफ साफ मैंने लिखा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, बट द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ जो है एक एक्ट था, मैं चाहता हूं कि आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वो कौन सा एक्ट था जिसको नल एंड वॉइड कर दिया था, और वो बेसिकली जुडिशरी से ही रिलेटेड था।
तो ये चीज जो है इंडिया ने एक बहुत मास्टरफुली जो है एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ एंड्स को अवॉइड करते हुए एक इक्विलिब्रियम पाथ चुना था इससे। अब जो है सिटीजनशिप की बात आती है। अब ये हमारी जो कंट्री थी उसमें अमेरिका में जैसा मैंने बताया कि डुअल सिटीजनशिप होता है, सेंटर के पास भी जो वहाँ के लोग होते हैं वो सिटीजन ऑफ अमेरिका भी होते हैं, वो सिटीजन ऑफ यूएसए और सिटीजन ऑफ देयर स्टेट, जैसे टेक्सास में हो गए, फ्लोरिडा में हो गए, कहीं पर भी हो गए, तो वो वॉशिंगटन डीसी में हो गए बेसिकली, तो वो वहाँ के भी जो है सिटीजन होंगे। बट इंडिया में आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप सिटीजन ऑफ केरला, सिटीजन ऑफ यूपी, सिटीजन ऑफ बिहार, ऐसे नहीं हो आप, आपके पास एक ही सिटीजनशिप है, वो की सिर्फ इंडिया की। और ये चीज बेसिकली क्यों की गई थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, और हमारे यहाँ एक फ्रेज भी होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो हमारी जो यूनिटी है, जो हमारी बेसिकली आपकी फ्रेटर्निटी है, एक भाईचारा जो है, ये चीज जो है हम इसको प्रिजर्व करना चाहते थे, और हमने इस चीज को जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाने के लिए हमने एक सिंगल सिटीजनशिप की ही जो है हमारे अपने देश में इसको लागू कराया। उसके बाद जो है जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उससे पहले तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी हमको जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया, मतलब हमको सब नागरिकों को जो है सम्मान अधिकार नहीं दिया वोट डालने का। बट जब हमारे फाउंडिंग फादर से क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने, ब्रिटेन ने हमेशा लिमिटेड फ्रेंचाइजी तक तो दी थी, लिमिटेड कि कुछ लोग दे सकते हैं वोट, बट 10% बेसिकली, बट उनने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दी जो है। अब उसमें बेसिकली ये हुआ था कि हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय जब हम लोग आज़ाद हुए, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स के पास जब ये चीज़ पहुंची, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारी जनता आज उतनी लिटरेट नहीं है, आज उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, आज हम गरीब है, बट हम अपने देश के लोगों पे जो है विश्वास करते हैं, वो देश का जनमत जो होगा वही जो है रूल करेगा। और इस चीज को जो है उनने विश्वास करते हुए हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी, और उस टाइम बेसिकली 21 ईयर्स के ऊपर को वोटिंग पर हमने जो है 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे, जिसमें हमने वोटिंग एज को 21 से 18 पे रिड्यूस किया था। तो ये बेसिकली जो है, और जैसा फिर एक इमरजेंसी फीचर जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे देश में 3 इमरजेंसी फीचर्स हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें नेशनल इमरजेंसी जो है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये आर्म्ड रिबेलियन जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था। इससे पहले तक जो है हम लोग इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात करते थे, और उस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को यहाँ पे रिपील कर दिया गया था। प्रेसिडेंट रूल आप लोग जानते हैं, अगर जो है कोई भी स्टेट जो है सेंटर के अकॉर्डिंग जो है नहीं रूल कर रही है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, या फिर कभी कभी हंग असेंबली भी बन जाती है। अगर किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है तो वहां पे भी जो है प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में तो कभी नहीं आई है, बट इन केस अगर फाइनेंशियल की कोई क्रंचेस होते हैं तो उस जगह पे हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी इज द ओनली कंडीशन व्हेन द सैलरी ऑफ द जजेस कैन बी रिड्यूस। इसके अलावा सैलरी ऑफ जजेस जो है कभी भी रिड्यूस नहीं की जा सकती। ये चीज जो है आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद एक लास्ट में मैंने क्विक समरी दे रखी है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना होता है बेसिकली, कि कहाँ से हमने रैंक रैंकिंग और सोर्सेज में कहाँ से सोर्सेज से हमने क्या लिया है, फिर अमेंडेबिलिटी जो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर कुछ क्रूशियल आर्टिकल्स हैं जैसे इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं, डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 326 है बेसिकली जो वो मतलब बात करता है वोटिंग पावर्स की एमपी के इलेक्शन में, एमएलए मतलब सेंटर और स्टेट्स के इलेक्शन में। तो ये सब आर्टिकल्स हैं, और मेंस के कुछ जो है आपको चीजें कि आपको किस वे में पढ़नी पड़ेंगी मेंस में आंसर लिखने के लिए। तो दोस्तों ये चीज आज हमने जो पढ़ा है ये बेसिकली सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये एक ब्रीफ समरी है समझ लीजिए, क्योंकि अब आप जब लक्ष्मीकांत इसके बाद खोलेंगे तो वो आपको चीजें जो है काफी आपके दिमाग में एक इमेज टाइप की क्लियर बनती जाएगी कि आपको जो है बेसिकली क्या चीजें क्या मतलब दे रही है। अब हम फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, ये सब हम जब पढ़ेंगे इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल्स
एग्जाम्पल्स उसमें समझेंगे, एक एक केस लॉज उसमें समझेंगे, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। बट आज जो है मैं आपको एक बेसिकली एक सिंपल सा एक ओवरव्यू देना चाहता था, एक फीचर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बताना चाहता था, जो कि आपको जो है आगे के चैप्टर्स पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगी। और जो है आपको अगर कुछ भी और कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। और ये जो अपनी लक्ष्मीकांत की सीरीज है, इसको मैं पूरी लक्ष्मीकांत जो है आपको बहुत आसान तरीके से एकदम इजी वे में, क्योंकि लक्ष्मीकांत के बहुत जो है बेसिक पहले भी जो है लोगों ने पढ़ाए हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग भी बहुत अच्छा था, मैं यही कहूंगा। बट जो मेरा तरीका है, मैं आपको एक आसान भाषा में एक पिक्टोरियल चीजें आपके दिमाग में, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया होगा तो आपको वो चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, और फिर से हम लोग मिलेंगे। आशा करता हूं आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अपनी लाइफ को यार एकदम खुल के जियो, एंजॉय करो, और पढ़ाई को एकदम मजे की तरह लो। तभी जो है आपको पढ़ाई अच्छी लगेगी, आपको पढ़ाई और समझ में आएगी। यूपीएससी की जर्नी थोड़ी टफ होती है, बट इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से, आपका भाई यहाँ खड़ा है और इसको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को। तो थैंक यू फॉर योर टाइम।